अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद उसके मुस्तक़बिल और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के हवाले से आलमी बरादरी तशवीश का इजहार कर रही है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हकूक़ और मुखालफिन की सलामती के ताल्लुक से भी दुनिया काफ़ी फ़िक्रमंद है। तालिबान का दाखिली इख्तलाफ भी नई हुकूमत से मुस्तहकम होने पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मानना है कि आलमी बरादरी को तालिबान हुकूमत को कुछ वक्त देना चाहिए। इमरान खान के मुताबिक अफगानिस्तान की सूरत हाल पेचीदा और सीमाबी है। वहाँ अफरा तफरी और पनाहगज़ीनों के मसाइल का खदशा भी है। ऐसे में दुनिया को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए ताकि वहाँ सूरत हाल बेकाबू न हो। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के अवाम किसी कठपुतली हुकूमत की तायद नहीं करते, ख़वातीन के हकूक़ की पासदारी करेंगे। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक़ सवाल पर इमरान खान ने कहा कि ये सोचना गलत है कि कोई बाहर से आकर अफ़गान ख़वातीन को हकूक़ दिला सकता है। अफ़गान ख़वातीन मजबूत है, उन्हें वक्त दे, वो अपने हकूक़ खुद हासिल कर लेंगी। तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर पूरी दुनिया ही तशवीश में मुब्तला है, तशवीश का इजहार कर रही है। और इस बीच इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अवाम किसी कठपुतली हुकूमत की तायद नहीं करते। वहीं ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक़ इमरान खान ने कहा कि यह सोचना गलत है कि कोई बाहर से आकर अफ़गान ख़वातीन को हकूक़ दिला सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गान ख़वातीन मजबूत है, उन्हें वक्त दे, वो अपने हकूक़ खुद हासिल कर लेंगी। तो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल को लेकर के जहां एक तरफ आलमी बरादरी जो है फ़िक्र का इजहार कर रही है, वहीं तालिबान की जानिब से ये साफ कर दिया गया है कि किसी और की दखल अंदाजी अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनाने में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफ़गानिस्तान में जिस तरह से तालिबान को हुकूमत बनानी होगी उसी तरह से बनाई जाएगी। किसी तरह के बाहरी दबाव या दीगर मुल्कों की शराइत पर नहीं बनेगी। बल्कि साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मुल्क जो है इस वक्त साथ दे रहे हैं और यकीन जाहिर कर रहे हैं, उनके वो शुक्रगुजार है। और इस बीच इमरान खान का इंटरव्यू भी आता है जिसमें वो आलमी बरादरी से ये अपील करते हैं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान को मदद की ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान की मदद की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान जो है वो उनको एक मौका देना चाहिए, वक्त देना चाहिए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये बताया कि जहां एक तरफ आलमी दुनिया जो है वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा तशवीश में है कि तालिबान किस तरह की हुकूमत बनाएगी, वहीं इमरान खान इंटरव्यू देते हैं और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तमाम तर मुल्कों को जो है तालिबान हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि इमरान खान और पाकिस्तान गवर्नमेंट पिछले कई सालों से तालिबान को शह देता आया है। और हमने ये भी देखा है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ब्लिंकन का जो अभी स्टेटमेंट सामने आया था, जहां वो यूएसए में फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी है उसके सामने जब वो डिपोज कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा था कि वो जानते हैं कि तालिबान के लीडर्स को शह देता आया है पाकिस्तान। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान उनका लगातार बचाव करता रहा है तालिबान का, और लगातार ये कह रहा है कि अब दुनिया को चश्मा बदलना होगा, क्योंकि नई रियलिटी यही है कि तालिबान वहां पर वापस आ चुका है। CNN को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने तमाम मुद्दों पर बात की है, लेकिन जाहिर तौर पर तालिबान को रिकॉग्निशन दिलवाना और ऐसी सरकार जो वहां पर आई है जिसको लेकर अभी तक किसी भी मुल्क ने ये साफ तौर पर नहीं कहा कि रिकॉग्निशन दी जाएगी, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। तो ऐसे में इमरान खान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो वहां पर सरकार बनी है उसको रिकॉग्निशन मिले। हालांकि दुनिया भर ये कह चुकी है, दुनिया भर की कंट्रीज ये कह चुकी हैं कि जब तक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं होगी, जब तक सभी सेक्शन का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तब तक कोई भी कमिटमेंट नहीं सामने आएगा किसी भी कंट्री की तरफ से, क्योंकि ये जरूरी है कि ह्यूमन राइट्स वहां पर उनका सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का और खासतौर से माइनॉरिटीज का। और जो फोकस अभी वर्ल्ड वाइड यही है कि अफगानिस्तान में सबसे पहले तो जो लोग वहां से बाहर निकलना चाहते हैं उनको बाहर निकलने दिया जाए।
और वहीं उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स की बात उन्होंने की है, और तीसरा उन्होंने कहा कि जो एड वहां पहुंचना चाहिए वो लोगों तक पहुंचे। तो इमरान खान कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से लगातार तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का समर्थन करते आ रहे हैं, यहाँ तक कि हक्कानी नेटवर्क के लोग तो कैबिनेट में बैठे भी हुए हैं, तो ऐसे में इमरान खान चाहते हैं कि जल्द से जल्द तालिबान सरकार को रिकॉग्निशन मिले। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, दिल्ली पुलिस ने दहली फसादात के मामले में अदालत की मुसलसल सरजनिश के बाद अपना वकील तब्दील कर दिया है। दहली फसादात के मामलात में तहकीकात पर उठने वाले सवालात और सरजिशों के बाद पुलिस ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तब्दील कर दिया है। पुलिस ने अदालत को बताया है कि एसपीपीडी के भाटिया के बजाय मधुकर पांडे मुकदमात की नुमाइंदगी करेंगे। कड़कड़डोमा कोर्ट के जज विनोद यादव ने हाल ही में कई मामलात में पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाए थे और कई मुल्जिमान को बरी भी किया था। अदालत ने कई मुकदमात में एक ही एफआईआर दर्ज करने पर पुलिस से सवाल किया था कि इस तरह के मुकदमे दायर चार्जशीट कानून में कैसे पायदार है। अदालत ने भाटिया से पूछा था कि क्या इस कानूनी असूल को खतरे में नहीं डालेगा कि एक शख्स पर एक ही जुर्म के लिए 2 मरतबा मुकदमा चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने अदालत को 9 सितंबर को वकील बदलने की जानकारी देते हुए अपील की थी कि मधुकर पांडे को तमाम मामलात के बारे में आगाह करने के लिए वक्त दिया जाए, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया था। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली फसादात के हवाले से। क्या कुछ समाअत हुई, इस हवाले से तफसीलात बताएं। आज देखिए मुनज़्ज़ा, साफ तौर से इस दिन इन दिनों देखा भी जा रहा था कि दिल्ली दंगा के मामले में जो सुनवाई कोर्ट कर रहा था, उस सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को लगातार हर केस में फटकार लगाई जा रही थी और बीते कई दिनों से लगातार इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की किरकिरी हो रही थी, जिसको लेकर फिलहाल कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा स्टैंड भी लिया। दिल्ली पुलिस ने अपने जो स्पेशल पीपी हैं, यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो फिलहाल दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे थे, उनको फिलहाल हटा दिया है। डीके भाटिया होते थे पहले दिल्ली पुलिस के तरफ से, उनका पक्ष कोर्ट में रखते थे, लेकिन अब मधुकर पांडे को बनाया गया है, जो फिलहाल अब दिल्ली पुलिस का पक्ष फिलहाल कोर्ट में रखेंगे दिल्ली दंगों के मामले में। हालांकि कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि उनके जो काउंसिल है उनको बदल दिया गया है। मधुकर पांडे की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली दंगा मामले में तमाम केसों की स्टडी उनको करनी है, लिहाजा इस पूरे मामले में उनको कुछ दिन का समय दिया जाए। फिलहाल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की सबमिशन को रिकॉर्ड पर भी लिया है, लेकिन एक बड़ा सवाल फिलहाल ये है कि जिस तरह दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, ट्रायल आगे बढ़ रहा है, उसमें कई बड़े लैप्सेस देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली की जो अदालतें हैं वो लगातार फटकार लगा रही हैं। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अभी चाहती है कि एक नए वकील को अपॉइंट करके इस केस को एक नई दिशा दी जाए, ताकि और ज्यादा दिल्ली की अदालतों का गुस्सा उनको ना झेलना पड़े। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आज गुजरात हुकूमत की काबीना की हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद होगी। गांधीनगर के राजभवन में दोपहर 1:30 बजे 27 अरकान असेंबली वजारत का हलफ लेंगे। वाज़ेह है कि काबीना की हलफबरदारी तकरीब बुध को मुनक्किद होनी थी, लेकिन पुराने वुज़रा की नाराजगी के चलते बीजेपी में खींचतान शुरू हो गई थी, जिसके बाद गवर्नर हाउस ने एक बयान जारी करते हुए जानकारी दी थी कि हलफबरदारी तकरीब जुमेरात को मुनक्किद की जाएगी। गुजरात की पूरी काबीना ने गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त के वज़ीर आला विजय रूपानी के साथ इस्तीफा दिया था, जिसके 2 दिन बाद भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया था। हमारे नुमाइंदे प्रणव पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज जो है वुज़रा हलफ लेने जा रहे हैं। प्रणव, जिस तरह से मैं बताऊं कि गुजरात की जो राजनीति अभी चल रही है, उसमें पहली बार हो रहा है कि कोई सीएम शपथ लेने के बाद भी उनकी जो कैबिनेट है वो 40 ओवर्स होने के बाद भी कैबिनेट नहीं बन पा रही है। पहली बार गुजरात में हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी आ रही है कि भाजपा एक बड़ा मैसेज देना चाह रही है। जिस तरह से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक मैसेज दिया था, नए चेहरे को अपने कैबिनेट में स्थान दिया था, उसी तरह गुजरात में रिपीट अपने। प्रणव, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, आपसे राब्ता करने की फिर से कोशिश जरूर करेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टेरर मॉड्यूल से राब्ते के शुबे में हिरासत में लिए गए 2 अफराद को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी मीडिया को दी। इम्तियाज और मोहम्मद जलील को दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता टेरर मॉड्यूल से मुबैना राब्ते के शक में हिरासत में लिया था, लेकिन उनसे पूछताछ के दौरान कोई ठोस बातें सामने नहीं आई।
ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों 6 मुश्तबा दहशतगर्दों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मजीद अफराद की तलाश की जा रही है। टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड उसैदुर रहमान हो सकता है। आपको बता दें कि उसैद गिरफ्तार किए गए उसामा का वालिद है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, टेरर मॉड्यूल के हवाले से 2 अफराद जिनसे पूछताछ की गई थी उनको छोड़ दिया गया है। देखिए, कल उत्तर प्रदेश से 2 शख्स को लाया गया था, दिल्ली लाया गया था और दिल्ली में लाने के बाद दिल्ली स्पेशल सेल की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान बहुत ज्यादा उससे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियां उससे नहीं मिल पाई, जिसमें कि जो आरोपियों का नाम बताया तो उसमें मोहम्मद इम्तियाज बताया जा रहा है कि मोहम्मद इम्तियाज से काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ जानकारी मिल नहीं पाई और उसके बाद उसके परिजन भी आए थे और यहां तक कि उसके वकील भी आए थे। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मोहम्मद इम्तियाज को छोड़ दिया गया और इसके साथ ही जो दूसरा शख्स था मोहम्मद जमील, उनको भी छोड़ दिया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है मोहम्मद जमील और मोहम्मद इम्तियाज, इसके बारे में यूपी एटीएस काफी इनपुट्स दिए थे और बाकायदा कहा गया था कि इसको गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से बाकायदा इस मामले में जब स्पेशल सेल की टीम पूछताछ की तो उन दोनों के खिलाफ बहुत ज्यादा कोई सबूत नहीं मिले और ऐसा लगा कि इसके अभी जो फिलहाल इसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए इन दोनों को छोड़ दिया गया, लेकिन उन दोनों को छोड़ते वक्त में यह भी बोला गया कि अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको फिर से पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आना होगा। तो कल देर रात में तकरीबन 9 से 9:30 बजे के लगभग में उन दोनों को छोड़ा गया है और वो दोनों वापस उत्तर प्रदेश चले गए हैं। ये दोनों उत्तर प्रदेश के रायबरेली और प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि स्पेशल सेल की टीम फूक फूक के कदम उठा रही है। अगर किसी के खिलाफ अगर ठोस सबूत मिल रहे हैं तो उसकी गिरफ्तारी भी कर रही है, लेकिन अगर किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलते हैं तो उसे गिरफ्तार नहीं भी किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो निश्चित तौर पे बताना पड़ता है कि आरोपियों के खिलाफ क्या ठोस सबूत है। तो लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों आरोपियों से काफी देर तक पूछताछ हुई है। मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद जमील, इन दोनों से काफी देर तक पूछताछ हुई, उसके बाद इन दोनों को छोड़ दिया गया। बिल्कुल, आप हमारे साथ शंकर बने रहें। इस वक्त एक और खबर जो है नाजरीन को बता दें कि एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जारी करदा क्राइम इन इंडिया के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फ़िरका वाराना फसादात में पिछले साल के मुकाबले में 2020 में 96% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह जात पात के फसादात में 50% के करीब इजाफा हुआ है। किसानों के एहतजाज 38% और तहरीक और मोर्चों के दौरान हुए फसादात में 33% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 25 मार्च और 31 मई से मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से खवातीन, बच्चों और बुजुर्ग शहरियों के खिलाफ जराइम, चोरी, डकैती और दीगर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद में तकरीबन 2 लाख की कमी वाक़ हुई है। कत्ल की वारदातों में 1% का मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। यहाँ तक कि पुरतशद्दुद जराइम के जुमरे में आने वाले जराइम में 0.5% कमी वाक़ हुई है। शंकर, जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है उनमें कई तरह के क्राइम के हवाले से डेटा प्रोवाइड किया गया है। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिकॉर्ड जो है अपना डेटा जो है बाकायदा वो जारी करते हुए इस मामले में कई अलग अलग एंगल में क्राइम के बारे में जानकारी दिया है, जिसमें कि अगर बात करें क्राइम पे बात करें तो जिसमें अगर दुष्कर्म की अगर बात करें तो दुष्कर्म करने के जो मामले जिस तरह से लगातार राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बनी हुई है, तो इस मामले में ये भी जानकारी मिली कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले वो सामने आए और इस मामले में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि उत्तर प्रदेश इस मामले पे दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का स्थान आ रहा है और इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि साल 2020 में सबसे ज्यादा जो दुष्कर्म करने के जो मामले हैं वो राजस्थान में दर्ज हुए और राजस्थान में जो दर्ज मामले हैं तकरीबन 5310 मामले दर्ज हुए और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे 2770 मामले जो है दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही कई ऐसे दूसरे जो क्राइम के मामले की बात करें जिसमें दुष्कर्म पीड़िता की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नाबालिग
लड़कियां जो हैं वो राजस्थान की हैं, जिसके खिलाफ बाकायदा दुष्कर्म जैसे मामले को अंजाम दिया गया है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब लोगों के खिलाफ भी जिस तरह से बाकायदा क्राइम के मामले को अंजाम दिया गया, तो इन तमाम एक डेटा जो है इस मामले में राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कल जारी किया है, और इस मामले में अलग अलग कॉलम बना करके अलग अलग राज्यों के तमाम जो क्राइम का जो ग्राफ है बाकायदा उसके बारे में पेश किया गया है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया शंकर तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीपीआई लीडर और जेएनयू तलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार ने मंगल के रोज राहुल गांधी से मुलाकात की है। जराये के मुताबिक कांग्रेस में कन्हैया के दाखिले के लिए मैदान में तैयार किया जा रहा है। जराये के मुताबिक गुजरात के एमएलए जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस क़यादत से राब्ते में है। शुमाली गुजरात के जिला बनासकांठा की वडगाम सीट से उम्मीदवार न खड़ा करके कांग्रेस ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में मेवानी की मदद की थी। जराये के मुताबिक कन्हैया कुमार सीपीआई में घुटन महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और उनके कांग्रेस में दाखिले पर तबादले ख्याल किया। तो आपको बता दें कि कन्हैया कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात हुई और ये माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में दाखिल हो सकते हैं। सीपीआई छोड़ कांग्रेस में अब शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं कन्हैया कुमार। ऐसा माना जा रहा है कि सीपीआई में उन्हें घुटन महसूस हो रही है। तो ऐसे में जो मुलाकात कन्हैया कुमार की राहुल गांधी से हुई है उससे ये समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तैयारियां हो रही हैं जहां पर कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ हाथ मिला सकते हैं, कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन की बासर शख्सियात की ताज़ा फहरिस्त में पीएम मोदी, ममता बनर्जी, तालिबान लीडर मुल्ला बरादर का नाम शामिल है। टाइम मैगजीन की फहरिस्त 6 जुमरों में है जिसमें मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदा शख्सियात को शामिल किया है। तो आपको बता दें कि टाइम्स मैगजीन में 62 शख्सियात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी का नाम शामिल है। ऐसे में आने वाले चुनाव में भी जिस तरह से यूपी में चुनाव होने हैं उनमें ये काफ़ी अहम होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से ये बड़ी खबर है। ड्रग माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने दौरान तलाशी 60 किलोग्राम चर्स पाउडर बरामद किया है। गुलाम मोहुद्दीन मंटू के रिहायशी मकान से मंशियात बरामद की गई है। काफी अहम खबर आपको जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बता रहे हैं। ड्रग माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। अनंतनाग में पुलिस ने दौरान तलाशी 60 किलोग्राम चर्स पाउडर बरामद किया है। गुलाम मोहुद्दीन मंटू के रिहायशी मकान से ये मंशियात बरामद की गई है। तो आपको बता दें कि अनंतनाग से ये बड़ी खबर है। ड्रग माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने दौरान तलाशी 60 किलोग्राम चरस पाउडर बरामद कर लिया है। गुलाम मोहुद्दीन मंटू के रिहायशी मकान से चरस बरामद किया गया है। तो बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है, क्रैकडाउन लगातार जारी है। और इसी बीच पुलिस ने दौरान तलाशी 60 किलोग्राम चरस पाउडर बरामद किया है। गुलाम मोहुद्दीन मंटू के घर से ये मंशियात बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का इस्तेमाल में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो नौजवान है वो इसमें ज़्यादा मुलविस हो रहे हैं
और इसी बीच पुलिस की कार्रवाई भी काफ़ी तेज़ी से इस हवाले से हो रही है। अनंतनाग की अगर हम बात करें, वहाँ से हम खबर इस वक्त की कि ड्रग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और वहीं गुलाम मोहिउद्दीन के घर से चरस पाउडर बरामद किया गया। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी, शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है, तो आगे बढ़े कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल कर लें। नंबर है 7977773753। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।